ने चार्ज और उसको देखना है पूरी चार्ज को, लेकिन रेस्ट में देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको चार्ज के बारे में समझाया। क्या चार्ज को डिफाइन कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन व्हाट इज चार्ज है क्या, इसका आंसर आपको पता है, समझ गए। और चार्ज के बारे में हमने बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा, एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक साथ रख दिया जाए तो नेट चार्ज क्या होगा सिस्टम का? जी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यही पढ़ा था ना। वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हमने डील करा था कंसेप्ट ऑफ चार्ज। क्या डील करा था? कंसेप्ट ऑफ चार्ज। उसके बाद इसमें हमने कितने 5-6 कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज से जुड़ी हुई बातें हमने करी है। पढ़ाया आपको कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी। एक पॉइंट और लिख देना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज में जब C5 लिखा था ना, देखो लास्ट 5वां कंसेप्ट लिखा था या छठा? 5वां। अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस है क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है एमीटर, उसी तरीके से चार्ज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है बच्चों, उसका नाम क्या है? एक बार डायरेक्ट एम्स ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि डिवाइस बताओ जो कि चार्ज को मेजर करता है, समझ गए। तो चार्ज को मेजर करने वाला डिवाइस को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ध्यान देना, लिखना है इस बात को। अच्छा, आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है बच्चों, चार्ज की वैल्यू नहीं बता और ना ही चार्ज का नेचर बतलाती है। तो बतलाती क्या है? बस बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, बस बॉडी में चार्ज है कि, बस मुझे इतना बतलाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्कोप हम बताएंगे आपको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताएंगे आफ्टर इंडक्शन कंडक्शन, सारा पढ़ा देंगे, उसके बाद बताएंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, क्या करता है, नहीं करता, पूरी डिटेल में बात करेंगे, समझ गए। एनीवे, तो आप एक पॉइंट जोड़ देना कि डिवाइस का नाम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी होता है, चार्ज को मेजर करने वाली डिवाइस। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नेचर नहीं, सिर्फ चार्ज बता देगा। हाँ, अमाउंट, कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अच्छा बताइए, किसी भी चार्ज का कंसेप्ट आपने पढ़ा था? याद कर लेते जरा एक बार, रिमाइंड। ओए, किसी भी बॉडी में नेट चार्ज का होता है जब बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकले या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाए। अगर बॉडी कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 लाख है तो प्रोटॉन भी 5 लाख होगा। नॉर्मली एक मटेरियल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए नेट चार्ज बॉडी 0 होती है। हम कहते हैं बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन डाल दे तो नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा। किसी भी बॉडी पे चार्ज की वैल्यू प्लस एनी या तो माइनस एनी होता है। एन कौन सी इलेक्ट्रॉन है जो निकाला गया या डाला गया? यहां पर माइनस एनी यूज हो गया, तो बोलो एन डाला गया इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि निकाला गया, और प्लस एन का मतलब निकाला गया, ठीक बात है। तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सबको पता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या होता है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। ये 3 बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी हमारी लिखती है। किसी भी बॉडी को चार्ज मेथड क्या होता है? हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल, नहीं तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉडी पे नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, और बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो बॉडी में नेट चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। और चार्ज की वैल्यू कितनी है? एनी। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक बॉडी को चार्ज करने का मेथड क्या होता है बच्चों, तो हमारा टॉपिक है मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मेथड क्या होता है? लिखिए, मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी। फील्ड एमिशन,
टॉपिक है हमारा बच्चों मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है? किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है? फील्ड एमिशन। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई कि बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड है, तो अगर आप ये बोलते हो कि 3 मेथड है, गलत है। अगर आप बोलते हो 4 है तो भी गलत है, आप बोलते हो 5 तो भी गलत है। इसका कोई नंबर फिक्स नहीं होता बच्चों। हो सकता है कल को किसी के दिमाग में कुछ और टेक्निक आ जाए, तो इसीलिए आप इसमें नंबर फिक्स मत बोल देना कि इतना ही मेथड होता है। समझ में आ गया? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में जेईई एडवांस तक का, उसका जो चर्चा करना है वो हम पढ़ेंगे। समझ गए? तो बोलिए क्या क्या मेथड से बोलो। फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ये 3 मेथड है जो हमें पढ़ना मेनली। और इसके अलावा क्या है बोलो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी एमिशन, और क्या और भी हो सकते हैं, थर्मल एमिशन भी हो सकता है। ठीक है, ये सब बात बनाने का ड्यूअल नेचर में पढ़ानी है मेरे को। जो भी है नाम लिख दिया ना, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, और क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, एक जोड़ देना थर्म आयोनिक एमिशन। थर्म आयोनिक एमिशन, थर्म आयोनिक एमिशन, थर्म आयोनिक एमिशन। वेरी फर्स्ट मेथड हम डील करेंगे आप आज, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड को बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा वर्क फंक्शन के बारे में, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर मटेरियल का एक अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन कह लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो। फंक्शन का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 2 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैसे आता आगे हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। देखो, अगर मैंने कहा कि इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब इससे मुझे एहसास दिला रहा है कि अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दूंगा, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दूंगा तभी निकलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तभी इसके सरफेस पर आ सकता है। यानी किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि उसको मिनिमम कितना एनर्जी दे दें जो कि उसका इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए। समझ में आ गया? आगे मैं पढ़ाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स में बात करूंगा डिटेल में, अभी तुम जान लो इतना। तो वर्क फंक्शन मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर मटेरियल की अपनी अपनी वर्क फंक्शन अलग होती है बच्चों, हर मटेरियल की वर्क फंक्शन अलग अलग होती है। ठीक, अच्छा अब सुन, फ्रिक्शन मेथड क्या होता है? आप कोई भी मेथड की बात करो, चाहे वो फ्रिक्शन मेथड हो, चाहे वो कंडक्शन मेथड हो, चाहे वो इंडक्शन मेथड हो, दुनिया की कोई भी मेथड हो, बॉडी को चार्ज करना है, बॉडी को चार्ज करने का बस तरीका तो कुछ भी कह लो, लेकिन काम तो एक ही करना है बच्चों। या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यही तो करेंगे। बोलो, चाहे तुम फ्रिक्शन मेथड बोल चाहे कंडक्शन मेथड बोल। अरे किसी एक बॉडी पे नेट चार्ज पैदा करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन निकालो या तो इलेक्ट्रॉन डालो, यही तो करोगे। बॉडी पे अगर नेट चार्ज पॉजिटिव पैदा करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल, अगर निगेटिव पैदा करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल। तो अगर मैं कॉमन बात कर रहा हूं कि बॉडी को चार्ज करना है, कौन सी नेचर में ये बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी को चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल या तो इलेक्ट्रॉन डाल। चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे वो इंडक्शन हो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कुछ भी कर ले, अरे एक्सेस कराएगा बॉडी में इलेक्ट्रॉन का, अगर निगेटिवली नेचर चार्ज करना चाहता है। अगर बॉडी को पॉजिटिवली नेचर चार्ज करना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी कराना पड़ेगा बॉडी में। तो इतना तो ज्ञान हो चुका हमें, या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या तो डेफिशिएंसी होनी है बॉडी में। आइए कैसे फ्रिक्शन मेथड क्या होता है बच्चों, वो सुनो। मान लो कि मेरे पास 2 बॉडी है, ए और बी। अक्सर आपने देखा होगा जो फ्रिक्शन मेथड से जब हम बॉडी को चार्ज करने की बात करते हैं तो दोनों बॉडी का जो नेचर ऑफ मटेरियल होता है अलग होता है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी लिस्ट दे रखा है और जब पे लिस्ट दे रखा है, यानी वो लिस्ट क्या दे रखा है वो आपको मैं बता दूं। आपने सुना होगा हेयर को कॉम्ब से रब करते हैं, ग्लास रॉड को हम फर से, कैट फर से करते हैं ना, एवनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ से कर देते हैं, या कुछ ऐसा कुछ पेयरिंग दे रखा है। तो बच्चे यहां पर समझने लग जाते हैं शायद ओ इसको इसी से करेंगे तभी मिलेगा चार्ज। ऐसा कुछ बात नहीं है बच्चों, 2 डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल को लेना पड़ेगा। सेम नेचर ऑफ मटेरियल को लेकर रब करोगे तो बॉडी पे चार्ज पैदा होगा, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल को लेकर यूज करते हैं। समझ में आ गया? क्यों?
ऐसा वो आपको क्लियर होगा। तो फ्रिक्शन मेथड क्या होता है ये सुनो। दो बॉडी लाया मैंने, दोनों बॉडी न्यूट्रल है, अभी ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा, दोनों को ही चार्ज करनी है। अगर पहले से ही चार्ज होगा तो मैं पागल तोड़ना हूं कि बॉडी को चार्ज करनी है। बॉडी को चार्ज करनी है तो पहले न्यूट्रल है ना। बोलो इसमें बॉडी ए बॉडी बी दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बॉडी ए में बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है ना, बॉडी बी में अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम है ना। हो सकता है इसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन है, 5 लाख प्रोटॉन है, इसमें हो सकता है 8 लाख इलेक्ट्रॉन तो 8 लाख प्रोटॉन होगा। ये अपना अलग न्यूट्रल है, ये अपना अलग न्यूट्रल। बढ़िया, मैंने दोनों बॉडी को लाया, दोनों को रब करा। फ्रिक्शन मेथड समझा रहा हूं। दोनों बॉडी लाया, दोनों को मैंने कांटेक्ट में करके रब करा। जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आया और दोनों बॉडी को मैंने रब करा, तो रब करा तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स के कारण हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और बहुत तरीके का एनर्जी डेवलप होता है। जब हम दो सॉलिड बॉडी को लाके फिजिकल कांटेक्ट में लाके अगर अपन इसको रब करते हैं तो वहां पर एक एनर्जी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? एनर्जी। तो यानी दो सॉलिड बॉडी को जब टच कराते हैं और उसको रब करते हैं तो एनर्जी डेवलप होता है। और वो एनर्जी डेवलप होता है तो एनर्जी क्या करेगा वो सुनो। अगर बॉडी ए बॉडी बी, अगर मैंने दोनों को टच करा और दोनों को रब कर दिया तो दोनों को रब करने से क्या पैदा होगा? एनर्जी। हम एनर्जी का नाम नहीं लेंगे। अगर कोई एनर्जी का नाम लेता है तो वो गलत बोलता है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत तरीके का होता है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव यानी मैकेनिकल एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है नॉन फ्रिक्शन। तो जब हम दो बॉडी को ऐसे से रब जो कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। वो किसमें कन्वर्ट होगा? वहां फ्रिक्शन बैठा हुआ है दोनों बॉडी के बीच में, वो क्या करेगा? लॉस करवाएगा एनर्जी का। यानी हम जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जो दे रहे हैं वो हम उसको लॉस कराता है। और किसमें? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, तमाम तरीके का एनर्जी में लॉसेज करा देता है। समझ में आ गया? वो एनर्जी जो लॉस होती है ना, जब हम दो बॉडी को लाते हैं कॉन्टेक्ट में और रब करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, दो बॉडी को रब करा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रब करते जा रहा हूं, एनर्जी रिलीज होती जा रही है। हो रही है ना? अब होगा क्या? मान लो समझाने के लिए ये दोनों मटेरियल अलग अलग है, किस बोलो अलग अलग है ना। तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझाने के लिए अब बताइए, जब मैं रब करूंगा तो यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला तो बोलो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की बात किससे होगी? जिसकी वर्क फंक्शन कम होगी। यानी जिसकी वर्क फंक्शन कम होगी फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू होगा। और रब करते चलो पता चला 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने पैदा कर दिया। तो बताओ इससे इलेक्ट्रॉन मान लो खुपाच 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बता ये बॉडी पर्सनली ए के बारे में सोच। एक्सेस हुआ इलेक्ट्रॉन का कि डेफिशिएंसी हुआ? बॉडी में डेफिशिएंसी हुआ। तो बोलो ये बॉडी में पॉजिटिवली नेचर का चार्ज हुआ कि नेगेटिवली? पॉजिटिवली। ज्ञान हो चुका है इसके बारे में अपन को कैसे डिटेल में हमने इस क्लास में बात करी थी। यानी इलेक्ट्रॉन इससे चला गया बच्चों बॉडी में, ए में 3 पॉजिटिवली हो गया। अब बता इसमें इलेक्ट्रॉन का पर्सनली इस बॉडी में देख, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुआ कि एक्सेस हुआ? इसमें बोलो एक्सेस। कितनी इलेक्ट्रॉन? 3। तो बोलो इस बॉडी में कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली 3 आया। ये बॉडी दोनों बॉडी चार्ज हो गया ना चार्ज। यानी फ्रिक्शन मेथड से दो न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं और रब करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है रबिंग में। और वो एनर्जी क्या करती है? एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को निकाल के भेज देती है बस। और दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती है। बताओ जितना इसमें नेगेटिव जितना इसमें पॉजिटिव उतना इसमें नेगेटिव। अलग अलग चार्ज होता है फ्रिक्शन मेथड में या सेम अमाउंट का हुआ? अरे जितनी इलेक्ट्रॉन इससे निकली उतनी तो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 गई इसमें। तो इसमें एक्सेस कितनी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें डेफिशिएंसी कितनी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसमें चार्ज क्यू, इस पे क्या होगा? -3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो दो फ्रिक्शन मेथड से बच्चों जो दोनों बॉडी पे चार्ज आता है वो मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन नेचर क्या होती है? अलग होती है। समझ में आया? अगर मान लो दोनों बॉडी एक नेचर का होता, एक क्वालिटी का होता, प्लास्टिक मान लो 2, और मैंने रब करना शुरू करा तो दोनों की वर्क फंक्शन क्या होगा? सेम। अब मान लो कि का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जाने के लिए। अब आपने रब करा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो कि दोनों का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी पहुंची होगी वहां पर बीच में, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है कि नहीं है? बोलो।
अच्छा एक बात बताओ, मास्टर पढ़ाता है कि अगर किसी बॉडी का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम निकलेगा, पढ़ाता है ना मास्टर। लेकिन जानकर आपको ताज्जुब होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वर्क फंक्शन है, तो अगर तुमने एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर डाला तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। मजाल, बहुत सारी कहानियां इसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा जो तू केमिस्ट्री में भी पढ़ेगा, समझ गए। जरूरी नहीं है कि वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी डाल दी जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये क्या है, सही बात है, समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि कोलिजन मारते मारते लॉस कर दे एनर्जी, कोई जरूरी थोड़े है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच ही जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बच्चों जब 2 बॉडी इक्वल वर्क फंक्शन वाली होती है तो रब करते हैं तो वहां पर चार्ज होने की संभावनाएं भी है और नहीं भी है। इसलिए अपन को ये बोलते क्वेश्चन में कि 2 बॉडी इक्वल मटेरियल का सेम नेचर मटेरियल है, तो बताओ रब करते क्या फ्रिक्शन मेथड से चार्ज नहीं होगा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल है, जितना ज्यादा वर्क फंक्शन में डिफरेंस होगा उतना इजी होगा चार्ज करना, कि नहीं बोलो। अगर पता चला तूने एक मटेरियल ऐसा ले लिया चला जिसकी वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक की मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बोलो रब करा तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टुचक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कि नहीं बोलो। पहले वो तभी निकलने बाकी है ना उससे, तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चली गई है ना, तो इसमें डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन का, उसमें एक्सेस हो गया, यानी दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज। आया समझ में? तो इसीलिए बच्चों फ्रिक्शन मेथड में जो किताबों में लिखी रहती है, लिस्ट दी रहती है, वो दोनों का नेचर और मटेरियल डिफरेंट दिखाया जाता है। कारण समझ में आया? ताकि दोनों का वर्क फंक्शन क्या हो, अलग अलग, ताकि इजी हो चार्ज करना। आप स्टोन को स्टोन से टकराते हो, स्पार्किंग होती है कि नहीं बोलो। आयरन को आयरन से रगड़ देते हो, स्पार्किंग होती है कि नहीं? तो वहां पर चार्ज ही तो रिलीज होती है, और क्या है? ईएम वेव क्या है? लाइट क्या है? ईएम वेव ही तो है। तो जो स्पार्क दिख रही है वो लाइट ही तो है यार। और लाइट क्या होता है पता है? ईएम वेव का एग्जांपल है लाइट एनर्जी, है ना। और ईएम वेव कैसे पता कल बताया था मैंने, इसमें बात करी थी। ईएम वेव कैसे डेवलप होती है? चार्ज को एक्सीलरेट करने से। तो चार्ज जरूर जंप किया होगा, एक्सीलरेट किया होगा, तभी तो स्पार्किंग हो रही है। नहीं समझे? एनीवे हम बात आपसे कर रहे थे फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड समझ में आ गया। फ्रिक्शन मेथड क्या करते हैं, 2 बॉडी को लाते हैं, न्यूट्रल बॉडी, दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, रब करना शुरू करते हैं। रबिंग से एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी क्या करता, किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को निकाल के डाल देता है। समझ में आया? और एक बॉडी में एक्सेस हो जाती है इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसी, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकली वहां डेफिशिएंसी हो गई। इस तरीके से दोनों ही बॉडी इक्वली मैग्नीट्यूड का चार्ज और अपोजिट नेचर का पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन मेथड। आए समझ में? तो फ्रिक्शन मेथड को इसको अंग्रेजी में अपने आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट इज मेथड फॉर चार्जिंग बॉडीज। रुक जा, लिखना मत, अभी सुनना पहले। इट इज मेथड फॉर चार्जिंग बॉडीज या बॉडी। कोई अगर बोलते मेरे को एक बॉल है, बॉल फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करके लेगा, बोले नहीं करेंगे, आप दूसरा बॉडी दो। जब तक 2 बॉडी नहीं होगा फ्रिक्शन मेथड से अपन चार्ज नहीं कर सकते हैं। अरे फ्रिक्शन करवाने के लिए तो दूसरा बॉडी दो, यानी 2 बॉडी चाहिए इसमें। और इसकी क्या खास बात है पता है? कि 2 बॉडी का थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना कंफर्टेबल होगा। समझ में आ गया? और एक बात और सुन ले, फ्रिक्शन मेथड से जो चार्ज होता है ना बच्चों, हमारे पास 2 तरीके का मटेरियल जनरल होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। आइए मजे की बात करते हैं। कंडक्टर से अगर तुम फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करोगे तो मर जाओगे, रगड़ते रगड़ते चार्ज नहीं होगा। अगर तू 2 मेटल ले ले हाथ में और रब करते रह परेशान हो जाएगा, साला चार्ज नहीं होगा। ले, एक वीक पॉइंट है फ्रिक्शन मेथड का। फ्रिक्शन मेथड से हर मटेरियल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगर कंडक्टिंग बॉल को अगर रब कर देगा तो रब करते रह जाएगा, चार्ज ही नहीं होगा। आगे इसको डिटेल में हम बात करेंगे, बट अभी इतना तो जरूर ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन मेथड से कौन सी मटेरियल प्रीफर करते हैं चार्ज करने के लिए? इंसुलेटिंग मटेरियल। कारण बताऊंगा आगे। समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन मेथड समझ में आ गया अच्छे से? बोलो फ्रिक्शन मेथड क्या होता है? इट इज मेथड चार्जिंग बॉडीज या बॉडी comes in contact, 2 neutral body comes in contact, है ना, and both bodies rubbed against each other, and during rubbing energy releases, and this energy helps the electron to transfer of electron from one body to another body। और ये तो अपने को पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के जाए, कहां जाएगी बोलो। जिसकी वर्क फंक्शन लोअर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगी, और जिसकी वर्क फंक्शन हायर उसमें इलेक्ट्रॉन घुस जाएगी, है ना। तो एक में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, एक में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी। तो जिसमें एक्सेस होगी वो पॉजिटिवली नेचर का चार्ज होगा बच्चों, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा वो पॉजिटिवली, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा उसमें नेगेटिव नेचर का चार्ज। लिखो फ्रिक्शन मेथड। इट इज मेथड फॉर चार्जिंग बॉडीज। इट इज मेथड फॉर चार्जिंग बॉडीज इन विच two neutral body comes in contact,
and rubbed against each other. During rubbing, energy releases.